Hello, I am Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this class of Geography. In last video, we have understand in general information of Europe continental. Today, we will study the geographical characters of Europe. हमने पिछले लास्ट वीडियो में यूरोप महाद्वीप की सामान्य जानकारी की थी। आज हम यूरोप की भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो यूरोप की भौगोलिक विशेषताओं में सामने आपको दिख रही है स्क्रीन पे कि हमने देख रहे हैं स्थिति, सागरीय प्रभाव, धरातलीय स्वरूप, अनुकूल जलवायु, वन संसाधन और कृषि। फिर पशुपालन, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, विभिन्न प्रजातीय समूहों का मिश्रण और अनुकूल निवास स्थान। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि स्थिति। तो पहले भी हमने चर्चा की, अभी भी वही बात है कि यूरोप महाद्वीप भौगोलिक विशिष्टताओं वाला महाद्वीप है। यूरोप की प्राकृतिक परिस्थितियाँ यथास्थिति, यहाँ का धरातल, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जल, विविध खनिज, पशु आदि यहाँ की भौगोलिक विशिष्टताओं के प्रमुख तथ्य के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो भौगोलिक विशिष्टताएं हैं, इन्होंने यहाँ के मानव के ऊपर अपना अमिट प्रभाव डाला है। तो उसी कड़ी में हम सबसे पहले इसकी स्थिति देखें। तो ये इसकी स्थिति जो है ग्लोब पे अगर आप देखोगे तो अत्यंत महत्व की है। यानी ये जो स्थल गोलार्ध है उसके बिल्कुल सेंटर में है यूरोप महाद्वीप, इसलिए इसका महत्व जो है शुरू से ही अधिक है। यूरोप की अक्षांशीय स्थिति में हम महासागरीय स्थिति देखें तो उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है, पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है। आर्कटिक महासागर की वजह से इसकी जो जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंध में है। आर्कटिक सागर की स्थिति ने ही यहाँ की जलवायु, कृषि और आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। इस महाद्वीप में कठोर सर्दी और कठोर गर्मी से इसी महासागर की वजह से बचाव होता है। ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, ना यहाँ पे ज़्यादा सर्दी है। संसार के बाकी के जो महाद्वीप है उसकी अपेक्षा यहाँ पे एक अलग प्रकार की क्लाइमेट है। विश्व के बाकी के महाद्वीपों को अगर हम देखें तो वहाँ पे जैसे अफ्रीका है, एशिया हमने पढ़ाई है कि वहाँ से डिफरेंट क्लाइमेट है यहाँ की। इस महाद्वीप की एक और विशेषता है कि ये महासागर के किनारे या तीनों ओर महासागर होने की वजह से यहाँ पे विश्व के जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हैं वो बिल्कुल यहीं होके गुजरते हैं। तो ये इसकी स्थिति का ही इसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के व्यापारिक मार्गों का संगम हुआ है। दूसरा हम प्रभाव देखें कि ओशियन का जो इफेक्ट है, सागरीय प्रभाव, तो वो हमें पता ही है कि तीनों ओर ये समुद्र से घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ और छोटे छोटे सागर हैं जैसे एड्रियाटिक सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, एजियन सागर। इसके अलावा खाड़ियाँ हैं जो इसकी स्थिति को और भी लाभदायक बनाती हैं। यहाँ पे महाद्वीपों के अंदर छोटे छोटे सागर घुसे हुए हैं, जिससे आंतरिक जो महाद्वीप के हिस्से हैं वहाँ पे भी सागरीय प्रभाव का अनुभव होता है। पछुआ पवनों के प्रभाव से यहाँ पे सागरीय जलवायु का प्रभाव आंतरिक भागों तक है इस महाद्वीप के, इसलिए इस महाद्वीप में कहीं पे भी डेजर्ट नहीं है। यानी इस प्रकार की क्लाइमेट है कि इस महाद्वीप में कहीं पे डेजर्ट नहीं है, बाकी के सभी महाद्वीपों में डेजर्ट है। इस महाद्वीप में कई सारे प्रायद्वीप हैं
जिनमें स्कैंडिनेविया, इटली, बाल्कन, आइबेरिया, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रायद्वीप हैं। इतने सारे प्रायद्वीप होने की वजह से इस कॉन्टिनेंटल को हम प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। इसके आगे हम देखें कि इसका जो धरातलीय स्वरूप, तो धरातलीय स्वरूप में हम देखें तो यूरोप की जो स्थलाकृति है उसके अंदर भारी विविधता है। यहाँ ये डाइवर्सिटियों से भरा हुआ है कि इसमें उत्तर में और उत्तर पश्चिम में पर्वतीय प्रदेश हैं, मध्य में मैदान हैं, जबकि दक्षिण में फिर से पर्वतीय प्रदेश है। इन जो भौगोलिक विशेषताओं हैं या धरातल के स्वरूप हैं, इनकी वजह से यहाँ का इतिहास, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि इसके डेवलपमेंट पर भी इस भूआकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, इस धरातलीय स्वरूप की हम बात करें कि यूरोप महाद्वीप में एक देश है स्विट्जरलैंड। तो इस देश के अंदर यह आल्प्स पर्वत क्षेत्र है और यह एक पर्वतीय भू आविष्टित, जिसे लैंडलॉक्ड कहते हैं, चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ देश है। आल्प्स जो पर्वत है उसका लगभग 75% भाग इसके अंदर फैला हुआ है। यानी हम देखें तो इसका 75% एरिया जो है स्विट्जरलैंड का, वो पहाड़ों से ढका हुआ है। लेकिन फिर भी इस देश ने अपने विकास का एक अनूठा उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है कि स्विट्जरलैंड के जो प्राकृतिक सौंदर्य को देखना, यहाँ की सुहावनी जलवायु का अनुभव करना, शीतकालीन खेलों में यहाँ पे भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते हैं। पर्वतीय भागों में यहाँ पे कई चौड़े मैदान हैं जो नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं यहाँ के जो धरातलीय स्वरूप की वजह से। तो स्विट्जरलैंड जो है इसकी वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये धरातलीय स्वरूप, इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि स्विट्जरलैंड की प्रगति ये दर्शाती है कि इस महाद्वीप के अंदर धरातलीय स्वरूप ने कोई भी आर्थिक विकास में बाधा नहीं डाली है। नेक्स्ट हम देखें कि इसकी अनुकूल क्लाइमेट, तो वो समुद्री जलवायु है यहाँ पे। उसकी वजह से यहाँ के लोगों में शारीरिक और मानसिक जो कार्य है उसकी करने की अधिक क्षमता पाई जाती है और यह मनुष्य की बसाव और कृषि के लिए उपयुक्त यहाँ पे जलवायु है। यहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है। खास बात है कि लंबे समय तक होती है और धीमी धीमी होती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती यहाँ की फसलों को। नेक्स्ट, वन संसाधन हम देखें तो यूरोप में अनेक प्रकार की वनस्पति है। टुंड्रा प्रदेश की अगर दक्षिण में हम नॉर्वे से लेके यूराल रूस तक देखें तो पूरे ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे कोणधारी वन है। इसके अंदर स्प्रूस और चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे लकड़ी काटने का धंधा जो है प्रमुख आर्थिक क्रियाओं के रूप में जाना जाता है। जबकि दक्षिणी यूरोप में हम देखें तो यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है उसकी वेजिटेशन है, यानी भूमध्य सागरीय वनस्पति है यहाँ पे। अगर कृषि की बात करें हम तो इस महाद्वीप में कृषि योग्य भूमि जो है उसका प्रतिशत भिन्न भिन्न है के, यानी यहाँ की अलग अलग जो देश हैं उनमें अलग अलग कृषि का प्रतिशत पाया जाता है। टोटली हम देखें तो इस महाद्वीप में कृषि भूमि की कमी है। फिर भी अगर हम देखें तो डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस इत्यादि ऐसे देश हैं जहाँ पे लगभग 50% ज़मीन है जो कृषि के लिए काम में आ रही है। यूरोप के अंदर वर्तमान समय में सर्वाधिक जो है वो गेहूं की फसल का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे जो गेहूं है डेनमार्क और फ्रांस में, जबकि इटली, स्पेन, पुर्तगाल यहाँ पे भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं के साथ में जौ का उत्पादन किया जाता है। और अगर भूमध्य सागरीय कृषि में हम देखें तो खट्टे फलों में नारंगी, संतरा, जैतून, नींबू, अंजीर आदि बड़ी मात्रा में यहाँ पे उगाए जाते हैं। दूसरी बात, हम अगर एशियाई कृषि से इसकी तुलना करें तो यहाँ पे क्या है,
जो खेती है वो नई तकनीक के साथ की जाती है। और खेती के साथ एक पॉजिटिव व्यू ये है कि यहाँ की जो अधिकांश पॉपुलेशन है उसका नगरीकरण हो गया है। नगरीकरण का मतलब है कि ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो नगरों में जाके बस गई है। उसका लाभ ये मिला है कि यहाँ पे जो जोत की औसत इकाई है, यानी खेतों की जो जोत है, समझे हम कि खेतों का जो आकार है वो बड़ा हो गया है। और बड़े होने से ये है कि उसमें फसलों का प्रोडक्शन बढ़ गया है कि हम उसमें उत्तम बीज और यांत्रिक कृषि की जा रही है। यूरोप की कृषि को एक तरीके से वहाँ के अर्बनाइजेशन नगरीकरण ने प्रोत्साहन प्रदान किया है। नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पे पशुपालन, तो पशुपालन देखें तो यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, हॉलैंड और डेनमार्क की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऊन, मांस और दूध के लिए पशुपालन किया जाता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी डेयरी फार्मिंग है, क्योंकि डेनमार्क का जब नाम आता है तो ये मक्खन बनाने के लिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में गिना जाता है। अगर हम टोटली पशुपालन की दृष्टि से यूरोप का देखें कि कौन सा नंबर आता है, तो वो वर्ल्ड के अंदर 5वां स्थान इसका आता है। नेक्स्ट हम देखें खनिज संसाधनों की उपलब्धता, तो हम कहेंगे कि खनिज संपत्ति की दृष्टि से यह महाद्वीप भाग्यशाली महाद्वीप है। यानी अभी तक हम जब पढ़ रहे हैं कि इस महाद्वीप में सब कुछ ठीक ही अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसमें देखें कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे कि तांबा, सोना, जस्ता, चांदी, कोयला, लोहा, बॉक्साइट। यूरोप में हम लोहा देखें तो यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश स्वीडन है। यानी स्वीडन के अंदर यहाँ पे सर्वाधिक लोहे का उत्पादन होता है। उसके अलावा कोयला के उत्पादन में हम रूर नदी का नाम लेते हैं तो जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस उल्लेखनीय है। यहाँ पे लगभग संसार का 1/3 जो कोयला है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की जो मात्रा है वो कोयले की अपेक्षा सीमित रूप में है। नेक्स्ट हम देखें कि विभिन्न प्रजातियों का समूहन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूरोप महाद्वीप में छोटी बड़ी बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। यहाँ उत्तरी सागरीय प्रदेशों में जातियां एक दूसरे से आपस में अत्यधिक घुल मिल गई हैं। अर्थात यहाँ की जो जातियां हैं, यहाँ की जो मूल प्रजातियां हैं वो अत्यधिक घुल मिल गई हैं। इसलिए यहाँ पे अब शुद्ध जाति के लोग बहुत कम बचे हैं। यहाँ की लगभग संपूर्ण आबादी कैसी हो गई है? मिश्रित हो गई है। ये लोग परिश्रमी, साहसी और बुद्धिमान हैं और दुनिया में इनके अंदर अद्भुत कार्य क्षमता पाई जाती है। यानी ये विभिन्न प्रजाति के समूहों का मिश्रण है। नेक्स्ट हम देखें कि अनुकूल निवास स्थान, तो यूरोप महाद्वीप उष्ण और शीत मरुस्थलों से प्राय पूर्ण रूपेण मुक्त है। इसलिए यहाँ की क्लाइमेट रहने के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है, मानव विकास अधिक है और जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिशत भी अधिक है। ये कुछ सामान्य जानकारियाँ के साथ भौगोलिक विशेषताएं यूरोप महाद्वीप की। अब हम देखें कि यूरोप का रिलीफ्स, उच्चावच। यूरोप की भूआकृति में भारी विविधताएं हैं। इसकी धरातल में एक और प्राचीन और नवीन पर्वत श्रेणियां हैं, तो दूसरी ओर यहाँ पे यानी यहाँ पे पुराने पर्वत भी हैं, नवीन पर्वत भी हैं, जबकि बीच में मध्यवर्ती मैदान है। इसके अलावा छोटे छोटे पठार हैं। और प्रमुख रूप से हम पूरे महाद्वीप को देखें तो यहाँ पे भूआकृतिक पर्वत और मैदानी प्रदेशों में से बांटा गया है। धरातल के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। इस मैप को अगर आप देखोगे तो इसमें एक तरफ एशिया नज़र आ रहा है, एशिया के साथ में ये यूराल पर्वत नज़र आ रहा है, फिर रूसी प्लेटफॉर्म नज़र आता है, फिर बाल्टिक सीड है, नॉर्वेजियन सागर, आयरलैंड, कॉर्नवॉल,
ब्रिटेनी, कैंटाब्रियन, प्रेनीज, ये आपको नज़र आ रहे हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे। नंबर 1 पे आपको यहाँ नज़र आएगा अंडालूसिया, नंबर 2 पे आरागोन, नंबर 3 पे ये रोन की निम्न घाटी है। नंबर 4 पे आप देखोगे तो ये पो घाटी है। नंबर 5 पे हंगरी का मैदान है। फिर रोमानिया का मैदान है, अर्थात यहाँ मैदान भी हैं, घाटियाँ भी हैं। अगर आप इन चिन्हों को पहचानोगे तो ये काला काला जो चिन्ह है ये कैलिडोनियन श्रेणी के पर्वत हैं। फिर इसके नीचे आप देखोगे तो पुरानी पर्वत श्रेणी की पर्वत हैं, एल्पाइन श्रेणी के मुर्दार पर्वत हैं और अवतलित बेसिन में निम्न भूमि भी है। कॉकेसस आपको नज़र आ रहा है, ओल्पस नज़र आ रहा है, कॉर्फेर्थियन डिटारिक नज़र आ रहा है। इन सब का हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।